हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी पीएनएसटी की तैयारी। तो बच्चों, अभी बीच में क्या हुआ ना कि अपनी क्लासेस बहुत एक दिन आ रही थी एक दिन नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर अपनी क्लास रहे, है ना। आज आपने देख ही लिए कि अपना कौन सा चैप्टर है, वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ऐसा चैप्टर है ना कि हर चीज इसमें तुमको बस समझ के चलना है, मतलब कि समझ पर ही आधारित है। हर चीज के लिए तुमको एकदम गहराई से उसको जानने के लिए मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वंशागति के आणविक आधार में अपन जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन क्या, डीएनए। ठीक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे अपन, डीएनए, है ना। डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो डीएनए है अपना वो कैसे बनता है, या डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर कई सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे। डीएनए के अंदर ही पढ़ेंगे अपन कि ये जो डीएनए है वो कैसे बना है, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है डीएनए एक। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये पढ़ेंगे अपन। न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे, इस पे न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे इसमें। फिर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल भी इसी के अंदर पढ़ेंगे अपन। इसके बाद अपन यहाँ पर चारगाफ का नियम पढ़ेंगे, है ना, चारगाफ का लॉ पढ़ेंगे। फिर अपन एक्सरे विवर्तन पढ़ेंगे। पहले तो वैसे डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना पढ़ेंगे, फिर चारगाफ का नियम पढ़ोगे, फिर उसके बाद एक्सरे विवर्तन पढ़ोगे, एक्सरे विवर्तन। और एक्सरे विवर्तन के बाद फिर द्विकुंडलीय संरचना पढ़ेंगे वाटसन और क्रिक की। ठीक, उसके बाद सुनिए, इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। एक डीएनए होता है वो 2.2 मीटर होता है ना। एक रिबन लो आप 2.2 मीटर का, वो कितना लंबा रिबन होता है। और एक सेल इतनी छोटी होती है कि अपनी नग्न आंखों से वो सेल दिखती भी नहीं है। तो उस छोटी सी सेल की केंद्रक के अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे पैक हो जाता है, उसको डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अपन उस डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है ये पढ़ने वाले हैं, डीएनए पैकेजिंग। तो मतलब यहाँ पर आपको ना बहुत छोटी छोटी चीज लिखी हुई दिख रही है कि इतना छोटा चैप्टर है देखने में, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है। और इस छोटी से डीएनए के अंदर देखिए अपन कितने सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये सब कुछ पढ़ेंगे। जब हम आपको डीएनए पढ़ाएंगे ना तो आरएनए आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। ऑटोमेटिकली आप डीएनए और आरएनए में अंतर कर पाएंगे। ठीक, मतलब डीएनए के साथ ही अपना आरएनए कंप्लीट हो जाएगा। फिर अनुवांशिक पदार्थ की खोज। अब तुम तो जानते हो कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, अपना डीएनए ही है। लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए की खोज कैसे स्टार्ट हुई उसको पढ़ेंगे अपन, है ना। जिसमें अपन यहाँ पर रूपांतरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ोगे रूपांतरण वाला। ठीक, चूहे वाला जो सिद्धांत है वही। फिर उसके बाद 2 और एक्सपेरिमेंट है ना, मैकलिन मैकॉर्टी का है एक, और एक हर्षे चेस का है प्रयोग। तो यहाँ पर 2 पढ़ना है अपन को। मार्था चेस ने कैसे अनुवांशिक पदार्थ की खोज की है वो, है ना। फिर भाई अपना अगला टॉपिक आ जाता है क्या, रेप्लिकेशन, मतलब प्रतिकृति। प्रतिकृति क्या होती है, प्रतिकृति होती है डीएनए से ही डीएनए का निर्माण होना। डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, प्रतिकृति, यानी कि रेप्लिकेशन कहलाता है। अब डीएनए से डीएनए बनने की जरूरत कैसे पड़ेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो, जैसे हमको ये कि यहाँ बहुत बड़ा घाव हो गया, चोट लग गई, तो यहाँ की सेल भी वहां पर विभाजन करेंगी और उस घाव को भरेंगी। इस तरीके से हमको घाव लग गया, चोट लग गई, तो इस घाव को भरने के लिए यहाँ की सेल रेप्लिकेशन करेंगी। सेल डबल होंगी तो सेल क्या करेंगी, विभाजन करेंगी ना। अब सेल डबल होंगी तो सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल भी तो डबल होगा। तो डबल किसके द्वारा होगा, रेप्लिकेशन द्वारा होगा। ठीक, तो डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या है, रेप्लिकेशन। जैसे हम इतने छोटे थे इतने बड़े हो गए, हमारी सेल में विभाजन हुआ, है ना।
तो सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो भी तो रेप्लिकेट होगा। 4 साल पहले हम बिल्कुल दुबले पतले थे, अब हम इतने मोटे हो गए। तो मोटे कैसे हुए? तो भाई हमारी सेल तो बढ़ी हमारी बॉडी में, सेल बढ़ी तो सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल भी बढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ वहां पे। क्लियर हो गया? अगला अपन इसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें अपन कई एंजाइम को पढ़ने वाले हैं, पूरी एक कहानी कथा चलने वाली है अपनी, है ना। फिर अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन सॉरी फिर अपन क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का निर्माण। डीएनए से आरएनए बनता है अपनी बॉडी में, जैसे डीएनए से आरआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, है ना। तो उस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन भी अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक भाई प्रोकैरियोटिक के लिए हम तुमको अलग पढ़ाएंगे और यूकैरियोटिक के लिए अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में एक जैसी होती है, एक जैसी प्रक्रिया है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन दोनों में थोड़ा अलग होता है। ठीक, फिर जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के हो जाएगा उसके बाद अपन अनुवांशिक कूट पढ़ेंगे। अनुवांशिक कूट क्या होते हैं कि अपने जो डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षारक के पूरे एक सीक्वेंस होता है, तो वो जो सीक्वेंस होते हैं वही अनुवांशिक कूट का काम करते हैं, कोडोन का काम करते हैं, और उन्हीं कोडोन को रीड करके फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होगा, है ना। तो अनुवांशिक कूट पढ़ेंगे अपन। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ? स्थानांतरण या ट्रांसक्रिप्शन कह दो। स्थानांतरण या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन, जिसे स्थानांतरण कह देते हैं। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया भी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा बस अंतर है, तो वो भी हम बताएंगे, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ओके, जीन अभिव्यक्ति का नियमन पढ़ेंगे। उसके बाद जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या होता है बेटा? जैसे कि देखो, हम पहले ना जब मम्मी के गर्भाशय में थे तो हम ना एक अकेली सेल थे, जायगोट। अब तुमने रिप्रोडक्शन पढ़े हो तो तुम जायगोट जानते हो। जायगोट में कोशिका विभाजन हुआ जिससे कि बहुत सारी सेल बन गई, फिर हमारे अंग बन गए, है ना, अंग तंत्र बन गए। तो लेकिन हर अंग में और अंग तंत्र में एक जैसी सेल तो होगी नहीं। जैसे कि हमारी स्किन की सेल ये है ना, यहाँ की कोई सेल को निकालें तो वो सेल का जेनेटिक मटेरियल, या हमने अपने पैंक्रियास से सेल निकाल लिए उसका जेनेटिक मटेरियल, दोनों में जो गुणसूत्र है वो तो सेम है, दोनों के जीन सेम है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पैंक्रियास अग्नाशय में, हमारे पैंक्रियास मतलब हमारे अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमारे ये गाल की जो सेल्स है इसमें तो इंसुलिन का निर्माण नहीं हो रहा। तो भाई ऐसी क्या है? तो वो जीन अभिव्यक्ति के कारण कि वो जो जीन है वो हमारे अग्नाशय में क्या है? अभिव्यक्त है, जबकि यहाँ पर वो नहीं है, मतलब कि वहां एक्टिव है, यहाँ एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे अभिव्यक्त होता है उसको अपन जीन अभिव्यक्ति में पढ़ लेते हैं। फिर आ जाती है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत अपन अपने पूरा जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल 46 क्रोमोसोम, तो पूरे 46 क्रोमोसोम का अपन सीक्वेंस करेंगे इसमें, मतलब कि 23 जोड़ा का अपन क्या करेंगे? यहाँ पर सीक्वेंस करेंगे 23 क्रोमोसोम का, पूरे का सीक्वेंस करेंगे, उसको मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत ले लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे कि पिता पुत्र का पता चलता है, या तो फिर वहां पर से जैसे कि जिसने कहीं ऐसा हुआ है कि किसी का मर्डर हो गया है और जिसने मर्डर किया था उसकी बॉडी की कोई सेल वहां से मिल जाए तो उस सेल से पता कर सकते हैं अपन, डीएनए निकल जाएगा ना वहां से, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पता कर सकते हैं किसने मर्डर किया है या कौन वहां उपस्थित था। समझ गए? तो ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके अंतर्गत अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए? तो ये इतने कम टॉपिक जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। समझ गए? तो चलिए अब अपन डीएनए से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। डीएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब सुनिएगा, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब कि डीएनए है, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। कैसी संरचना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ गए? पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक बहुलक है। क्या है? डीएनए एक बहुलक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉली मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब है न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एकलक यदि हम बोले, है ना, इकाई, तो इसका एकलक क्या हो जाएगा? एकलक हो जाएगा बेटा न्यूक्लियोटाइड। यहां से नहीं समझे तो सुनो, फिर से समझाती हूँ। डीएनए बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एकलक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे देखना, ये आप हो, आपकी मुस्कुराहट, ये आप सभी हैं। ठीक, तो ये पूरी संरचना क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और ये किससे मिलकर बनी है बताओ? तो एक फेस से मिलकर बनी है, एक स्माइली से। तो ये एक अकेला क्या है? न्यूक्लियोटाइड, और ये पूरे को मिलाकर क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो हम बोले कि ये एक अकेली जो संरचना है न्यूक्लियोटाइड, ये एक अकेला, वो किससे बना है? तो हम बता देंगे कि डीएनए काय से बने। समझे? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल मिल के पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाते हैं। अब जब हमको डीएनए बनाना होगा तो हमको सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा। जब हम न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे तो हम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बना लेंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना को जब हम डबल करते हैं, डबल हेलिक्स करते हैं ना, तो वो डीएनए बन जाएगा। समझ गए? तो मतलब कि अपन को यदि डीएनए बनाना हो तो अपन को पहले न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ही डबल द्विकुंडलीय संरचना क्या है? डीएनए। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड के लिए ये पता करो पहले कि न्यूक्लियोटाइड काय से मिलकर बना होता है। तो हमें पता चला कि न्यूक्लियोटाइड तो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज बेटा? पहली जो चीज है वो है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो
फास्फोरस, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उस बेचारे में डबल बॉन्ड लगा दो। H3PO4 हो गया फास्फोरिक एसिड। दूसरी जो चीज होती है न्यूक्लियोटाइड की संरचना में वो होती है क्या, पेंटोज शर्करा। क्या होती है बेटा, वो होती है पेंटोज शर्करा। अब जो पेंटोज शर्करा होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोस और एक होती है राइबोस, है ना। तो पेंटोज शर्करा जो अपन डीएनए में यूज करेंगे, जो कि अपन डीएनए में यूज करेंगे वो क्या है, डीऑक्सी राइबोस है। ओके बेटा, क्या है ये, डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा काय में होती है, डीएनए में होती है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा कहाँ होती है, डीएनए में होती है, डीएनए में होती है ना। अब जो डीएनए में होती है तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, डीएनए में तो होती है। ओके, लिख ही देते हैं, लेकिन डीएनए में होती है, सिर्फ डीएनए में होती है ना। और अगली है राइबोस शर्करा। जो राइबोस शर्करा होती है वो आरएनए में होती है। तो अपन पढ़ तो रहे हैं डीएनए, तो हमने आरएनए को क्यों बीच में लेके आ गए भाई, तो इसलिए लेके आ गए क्योंकि हमने आपको बोले कि डीएनए पढ़ाएंगे तो आपको आरएनए अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फास्फोरिक एसिड भी आरएनए में होता है ना, लेकिन इन पेंटोज शर्करा में जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है वो डीएनए में होगी और जो राइबोस शर्करा है वो आरएनए में होगी। जैसे डीएनए बनता है ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा आरएनए भी बनेगा। बस आरएनए में कुछ चीजें होती हैं जो डीएनए में नहीं होती, समझ गए। तो आरएनए में राइबोस होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है। क्लियर है। अब तीसरी चीज जिससे मिलकर हम इस न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे, वो न्यूक्लियोटाइड, वो चीज क्या है, वो है नाइट्रोजनी क्षारक। क्या है बेटा, नाइट्रोजनी क्षारक। अब सुनना, नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन क्षारक और पिरिमिडीन क्षारक। पहला है प्यूरीन क्षारक, दूसरा है पिरिमिडीन क्षारक। जो प्यूरीन क्षारक होते हैं वो 2 वलय वाले होते हैं, जो पिरिमिडीन क्षारक होते हैं वो 1 वलय वाले होते हैं। वलय मतलब रिक्त। प्यूरीन क्षारक 2 वलय वाले, नाम छोटा काम बड़ा। पिरिमिडीन क्षारक 1 वलय वाला, नाम बड़ा काम छोटा। प्यूरीन क्षारक के एग्जाम्पल हैं एडिनिन और ग्वानिन। AGOG लो जी, सुनो जी, है ना। ए से क्या, एडिनिन, और जी से क्या, ग्वानिन। तो एडिनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरीन क्षारक है। और जो पिरिमिडीन क्षारक है वो बचे हुए लिख दो, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन और क्या आएगा बेटा, आएगा थायमिन। अब एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये डीएनए में भी होंगे और आरएनए में भी होंगे, लेकिन थायमिन किस में होगा, डीएनए में होगा। थायमिन कहाँ होता है बेटा, थायमिन होता है कहाँ, डीएनए के पास।
तो फिर थाइमिन की जगह आरएनए में कुछ और होता होगा, तो यूरेसिल होता है, जो कि किस में होगा बेटा, आरएनए में। क्लियर है? सुनिए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना की एक अकेला एकलक न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड को हम बना रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। बीच में ये जो है ना, यहाँ पर है पेंटोज शर्करा, सुगर, ठीक है। और ये इसकी ये वाली जो सींग है, सींग बोल दो, कान बोल दो, जो बोलना है बोल दो, ये वाला, यहाँ पर है फास्फोरिक एसिड और यहाँ पर है नाइट्रोजनस क्षारक। समझ गए? तो इन 3 चीजों से ये मिलकर बना है। अब जैसे डीएनए में ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वैसे ही आरएनए में भी होगा। बस आरएनए में ये जो सुगर है ना, वो डीऑक्सीराइबोज नहीं होगी, आरएनए में राइबोज होगी। और जो नाइट्रोजनी क्षारक है ना, वो सारे तो होंगे लेकिन थाइमिन नहीं होगा। थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियोटाइड इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। फास्फोरिक एसिड का सूत्र बन जाएगा H3PO4। पेंटोज शर्करा अपन अभी पढ़ रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज कैसे बनती है और राइबोज कैसे बनती है। नाइट्रोजनी क्षारक याद रख लोगे, प्यूरिन क्षारक, पिरिमिडीन क्षारक। प्यूरिन कौन से, एजी एजी ओजी ओजी से याद रख लेना, क्या एजी सुनते हो, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन से क्या याद रख लोगे, पिरिमिडीन में क्या क्या है, साइटोसिन और थायमिन। अब ठीक है, यूरेसिल जो थायमिन जो है वो डीएनए में होगा और यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में होता है। और बाकी सारी चीजें डीएनए और आरएनए दोनों में होती है। क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं पेंटोज शर्करा में डीऑक्सीराइबोज शर्करा कैसे बनी, राइबोज शर्करा कैसे बनी। जब अपन ये बना लेंगे तो फिर अपन पढ़ेंगे कि भाई हाँ न्यूक्लियोटाइड कैसे बन गया, जादू होगा यहाँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्या बना रहे हैं अपन, डीऑक्सीराइबोज शर्करा कैसे बन गया, राइबोज शर्करा कैसे बन गया। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा या राइबोज शर्करा ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। देखिए क्या है ये, थोड़ा ऊपर लिखें क्या, कार्बोहाइड्रेट। जब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे तो हमको 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड कौन है ना बेटा, पॉलीसेकेराइड। ठीक, अब सुनिए, मोनोसेकेराइड में अपन को 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक की श्रृंखलाएं मिलती है। यदि किसी में 3 कार्बन है तो क्या कहोगे उसको, ट्रायोस। यदि कार्बन 4 है कार्बन की संख्या तो टेट्रोस। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो पेंटोस। ठीक, यदि कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सोस।
तो 5 कार्बन वाले को क्या कहोगे? पेंटोज, मतलब पेंटोज शर्करा। पेंटोज का मतलब क्या है? पेंटोज शर्करा। जो पेंटोज शर्करा होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबोस जो कि मिलती है अपन को डीएनए में, और राइबोस जो कि मिलती है अपन को काय में? आरएनए में। क्लियर हो गया बेटा, है ना? डीऑक्सीराइबोस डीएनए में और राइबोस तो ना जैसे जैसे रात होते जाती है तो दिमाग चकराते जाता है, आरएनए में। 11 बज गए ना इसलिए। राइबोस कहाँ होती है? आरएनए में। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? जिसका यदि अपघटन करें अपन ने तो 2 या 10 ऐसे समझो मोनोसेकेराइड अणु मिलते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होती है? 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त हो जल अपघटन करने पर, तो उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। समझ गए? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। अब सुनिए, ये पेंटोज शर्करा लिखते हैं, ये कैसे दिखती है? पेंटोज शर्करा का मतलब है 5 कार्बन वाली शर्करा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए बेटा। पहले कार्बन में CHO समूह जुड़ा होता है ना? तो ये CHO समूह जोड़ दिया हमने। यहाँ OH H OH H OH H CH2 OH। क्लियर? अब क्या होगा? बस ध्यान से समझना इसको, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। चौथे नंबर के OH को थोड़ी गुदगुदी हुई तो ये मजाक करने पहुंच गया पहले नंबर के कार्बन के पास, पहुंच गया ये OH। यही वाला OH लिखे हैं यहाँ, ओके? नहीं चिल्लाते जा रहा। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेगा, तो ऐसा लग रहा है हमारा हाथ ही दिख रहा है तुमको। इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की दोस्ती हो गई, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ दिया, तो कार्बन इसके साथ एक ही बंध बनाएगा, दूसरे के साथ दोस्ती कर लिया इसने तो दूसरा बंध इस ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। समझे? फिर से समझो। डबल बॉन्ड क्या है? ये ऑक्सीजन। ये कार्बन का OH गया यहाँ पर, इस हाइड्रोजन को यहां से निकलेगा और इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। चला गया इस ऑक्सीजन के पास, तो लगा दे वहां OH। ऑक्सीजन 2 ही बंध रखता है, तो इस हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, तो कार्बन ने दोस्ती तोड़ दिया, एक ही बंध रहेगा फिर, तो कार्बन इसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन गया ऐसा। समझ गए? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटा रहे हैं। आया ये समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, है ना? यहां पर क्या था? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ था OH। OH का हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, तो ये कार्बन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा,
ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंक डाल लूं क्या 2 मिनट इस वाले पेन में, तो दूसरा पेन से लिखने लगी शायद। ये देखो बच्चों क्या हुआ है मेरे साथ। बीच बीच में ऐसी कहानियां होते रहती हैं, लेकिन मैं उस वीडियो को, उस पार्ट को काट देती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं काट रही हूँ आज। ये देखो ये टपक रही है इंक, तो इसको ऐसे लगा लेते हैं। अब जितनी टपकेगी इसके अंदर टपकेगी, वेस्ट तो मैंने कर ही दिया है। सुनिए अब क्या बन जाएगा ये, हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या आ गया, OH। दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, CH2OH। यहाँ तक की कहानी सेम थी। यहाँ सिंगल बॉन्ड OH आ गया, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके साथ एक H पहले से है। क्लियर हो गया। अब इसी संरचना को ही हम लिख रहे हैं, लेकिन अब अपने अलग तरीके से हम लिखेंगे। ऑक्सीजन ये है, इसके साथ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, है ना। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन। चौथे कार्बन और पहले कार्बन के बीच में क्या है, ये ऑक्सीजन। फिर ये छठवें नंबर का कार्बन, छठवें नंबर का कार्बन बेचारा CH2OH है, तो लिख दिए। अब सुनो, पहले नंबर के कार्बन के साथ एक OH, एक हाइड्रोजन। दूसरे नंबर के साथ एक OH, तीसरे नंबर के साथ एक हाइड्रोजन, एक OH। चौथे नंबर के साथ एक हाइड्रोजन, फिर पांचवें नंबर का CH2OH। क्लियर हो गया। ये जो शर्करा है ये है राइबोस शर्करा। कौन सी शर्करा है? वैसे मैंने हेयर कट कराया है तो बता देना कैसे लग रहे हैं। राइबोस शर्करा, ठीक है। अब राइबोस शर्करा से बताती हूँ मैं आपको डीऑक्सीराइबोस शर्करा कैसे बनेगी। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। जो सेकंड नंबर के कार्बन है उससे OH को हटा दो तो वो बन जाएगी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जो कि DNA में होती है। और सेकंड नंबर में OH समूह है, मतलब हाइड्रोक्सिल समूह है, तब है वो राइबोस शर्करा, जो कि RNA में होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ बना दे डीऑक्सीराइबोस शर्करा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, CH2OH। चलो इससे सही लिख देते हैं, OH H। दूसरे कार्बन में कोई OH नहीं, समझ गए? तो राइबोस शर्करा में दूसरे नंबर के कार्बन में OH है,
जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा में, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में दूसरे नंबर के कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह मतलब कि OH नहीं है, एब्सेंट है। ये होगी काय में, DNA में, और ये होगी कहाँ, RNA में। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आपको इस डीऑक्सीराइबोज शर्करा में भी नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा, बोले थे ना, जैसे जैसे रात होते जाती है दिमाग सटियाने लगता है। इस डीऑक्सीराइबोज शर्करा में नाइट्रोजनी क्षारक को जोड़ेंगे और फास्फोरिक एसिड को जोड़ेंगे, दिखाते हैं जोड़ के। तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और यहाँ राइबोज शर्करा में भी बता देंगे, ठीक है। तो चलो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना कमेंट में। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख ही लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट मत लो, लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को रोक के लिख लो। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, है ना। OH H H OH H OH H CH2 OH। ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा और ये राइबोज शर्करा। अब सुनिए, हमने क्या किए, इसके OH को हटाए और यहाँ एडेनिन को जोड़ दिए। तो बताओ यहाँ कौन कौन सी चीज है। यहाँ है पेंटोस शर्करा सुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षारक। तो क्या कह दोगे इसको, अभी इसको कह दोगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कह दोगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड कह दोगे। अब इस न्यूक्लियोसाइड में मतलब कि एडेनिन है नाइट्रोजनी क्षारक, ये पेंटोस शर्करा क्या है, राइबोज शर्करा। इसमें हमने H3PO4 को भी जोड़ना है, फास्फोरिक एसिड को। तो यहां से फास्फोरिक एसिड का OH और पांचवें कार्बन का H निकल गया, माइनस हो गया H2O। ठीक, H2O बाहर निकल गया तो यहाँ पर बन गया सिंगल बॉन्ड, ऐसे ये इसके साथ जुड़ गया। तो अब कौन कौन जुड़े हैं आपस में, फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक। तब इसको कह देते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाएंगे तभी क्या बनता है, DNA। तो यही न्यूक्लियोटाइड क्या है, DNA का एकलक है।
अब ये राइबोस से बना है तो ये काय में पाया जाएगा? आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोस से बनेगा तो काय में पाया जाएगा? डीएनए में। जैसे यहाँ जोड़ दिया हमने थायमीन टी, दूसरे कलर से लिख देते हैं। थायमीन यहाँ जोड़ दिए हमने। फास्फोरिक एसिड, तो ये भी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये न्यूक्लियोसाइड भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए हमको पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक को बस जोड़ना होता, तो ये न्यूक्लियोसाइड होता। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? जिसमें कि पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी क्षारक तीनों होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे आपस में और पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना को बनाएंगे। फिर हम दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना को लेंगे, आपस में हाइड्रोजन बंध से जोड़ेंगे और पूरा एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो पूरी डीएनए की कहानी कल समझोगे। तो आज के लिए इतना कंप्लीट करो और इसको पढ़ के रखना। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। नहीं भी आई है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, बाय बाय।